अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ टॉपिक थे ग्लैंड्स वाले, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड को। इससे पहले जो थायराइड ग्लैंड था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड पे यहाँ पे आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना बैक साइड है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे आपको ये फोर जो है ना डॉट्स नज़र आ रहे हैं रेड के अंदर, ये हमारे पास इनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं ये आपको नजर आएंगे कहाँ पे, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी कि ये होते थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे ये जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन ये ऐसा इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि किस तरह के हैं। स्मॉल लाइट कलर्ड मैसेज, कह रहा है बिल्कुल छोटे छोटे लाइट कलर के ये मैसेज हैं। और पैराथ हार्मोन इनका एक सिंगल मोस्ट जो है वो हार्मोन है जो कि ये रिलीज करते हैं। और इनके जो अगर हम बात करें कि जो पैराथ हार्मोन का क्या मेन फंक्शन है, पैराथ हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है कैल्शियम ऑफ ब्लड को। ठीक है ना, ब्लड में जो कैल्शियम की अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है। कह रहा है पैराथ हार्मोन इज रिलीज व्हेन द लो कैल्शियम इन द ब्लड, यानी कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो गया है तो पैराथ हार्मोन जो है वो रिलीज आना शुरू होगा। पैराथ हार्मोन जब रिलीज होगा तो क्या होगा, कह रहा है कि ये जो है ना पैराथ हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये आपकी जो बोन्स हैं उसमें से कैल्शियम को जो है वो बाहर निकलवाएगा ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। फिर इसके अलावा इसने बताया कि अगर इनहिबिटेड बाय द हाई कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल पहले ही ज़्यादा हो या समझ लें कि पहले ही इतना इतना हो जो कि लेवल में हो, तो फिर ये जो है वो नहीं निकलेगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिटेड का मतलब होता है रुक जाना, तब ये जो है वो नहीं निकलेगा। जब जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लेवल लो होगा तब तब ये जो है हार्मोन निकलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ओवर सिक्रेशन की, अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो किसी ट्यूमर वगैरह के बन जाने की वजह से, तो क्या होता है कि कैल्शियम रिलीज इन द ब्लड फ्रॉम बोन्स एंड बोन्स डिफॉर्म एंड सॉफन। यानी कि सिंपल सी बात है कि ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये तब ये निकलता है। अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो ये ज़्यादा कैल्शियम को निकलवाएगा बोन्स में से ब्लड के अंदर, जिससे आपकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगी। अगर वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, इनकी शेप खराब हो सकती है, बोन्स आपकी इजीली जो है वो ब्रेक हो सकती हैं। तो ये है इसका पैराथायराइड का फंक्शन, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है, अच्छा इसके अलावा जो है इसका जो है वो फंक्शन और भी है। अगर ओवर सिक्रेशन, हाँ जी ठीक है। फिर इसमें कह रहा है ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेट एंड काज डिप्रेस नर्वस सिस्टम एंड मसल वीकनेस। यानी कि अगर आपके आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब ज़्यादा होगा तो उससे आपका जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो है वो मसल जो है वो वीक हो सकते हैं और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेशन का शिकार या डिप्रेस हो सकता है आपको इससे। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़्यादा कैल्शियम से, एक और भी प्रॉब्लम आ सकता है कि किडनी के स्टोन्स जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर जब ब्लड जो है किडनी में से पास होता है तो किडनी के अंदर जो है ना ये कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इससे स्टोन्स भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि पैराथ हार्मोन अगर कम बनता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इससे इसका क्या जो है वो एक समझने का नुकसान है कि इसमें है जी एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें जो आपके न्यूरॉन्स वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। इसके अलावा लीड्स टू टेटनी, टेटनी हो सकती है। टेटनी कहते हैं मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, अगर आपके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वो रिलैक्स ना हो, इससे भी जो है एक ये बड़ी जो है वो फैटल कंडीशन हो सकती है। तो इससे जो है ये टेटनी कॉज हो सकती है, जिससे आपके मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मसल आपके रिलैक्स नहीं होंगे। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो है ना ये ड्यूअल ग्लैंड है, यानी कि ये जो है ना दो तरह का, इसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और इसके अंदर एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। एक्सोक्राइन क्या होता है, ऐसे हार्मोन जो कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट ना हो बल्कि किसी डक्ट के जरिए यानी कि किसी नाली के जरिए या किसी ट्यूब के जरिए ब्लड में आए, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसा ग्लैंड जिसके हार्मोन डायरेक्टली ब्लड की जो स्ट्रीम है ब्लड के अंदर यानी कि वो रिलीज हो जाए, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये दोनों ही काम करता है। इसको हम देखते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। ये आपके सामने पेंक्रियाज की डायग्राम बनी हुई है। ये पेंक्रियाज जो है ना, इसमें
अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो पेंक्रियाज ये आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे ना ये स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, जिसका पहला पोर्शन जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है पेंक्रियाज की, ठीक है ना। स्टोमिक के समझ लें कि ये जो है वो स्टोमिक के जो है वो नीचे जो है ये होता है आपका एब्डोमिनल जो है उससे, एब्डोमिन से नीचे पेट्स के स्टोमिक के नीचे होता है। और इंटेस्टाइन के साथ जो है जो ड्यूडेनम का पहला पोर्शन है इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, उसके साथ ये अटैच होता है। इसकी सिक्रेशंस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं ड्यूडेनम के ऊपर, ठीक है। ये सारी ये ड्यूडेनम जा रही है, यहाँ पे इसके ऊपर स्टोमिक होता है। ओके, अब यहाँ पे देखें आप, पेंक्रियाज के अंदर से ना इसमें दो मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पे यहाँ पे देखें, ये इसमें ये जा रही डक्ट जा रही है, इस डक्ट को बोलते हैं मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट। इसका मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा क्योंकि आपको यहाँ पे इतनी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके नाम वगैरह की, बस वैसे आप समझ लें कि एक बड़ी डक्ट है, इसको मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो ये देखिए यहाँ पे, अच्छा इसमें छोटी सी एक चीज़ जो है वो आपको ऐसे ठीक करनी है। ये जो है ना हमारे पास एसिनर सेल, वो ये वाले, सॉरी ये एसिनर सेल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइलेट ऑफ लैंगरहांस। ये वाले जो सेल है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, ये पेंक्रियास के अंदर मौजूद हैं। इनकी जो सेक्रेशंस होती हैं या जो इनके अंदर जो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर आते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहांस में तीन तरह के मेन सेल हैं। एक होते हैं अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं, इसमें बीटा सेल होते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करवाते हैं, और एक इसमें डेल्टा सेल होते हैं जो दोनों की सिक्रेशन को कंट्रोल भी करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल। आइलेट ऑफ लैंगरहांस ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया, यहाँ पे इनका फंक्शन एंडोक्राइन है, मतलब कि डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन्स को ये रिलीज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ये जो डिफरेंट जगहों पे ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं एसिनर सेल। एसिनर सेल जो है इसमें तीन तरह के मेन सेक्रेशन होती हैं। इसके अंदर पेंक्रियाटिक लाइपेज निकलता है जो यहाँ से निकलेगा। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो यहाँ से निकल के ये मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ये आपके पास ड्यूडेनम में आ जाएगा। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पेंक्रियाटिक लाइपेज है, लाइपेज जो है ये लिपिड्स को ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें से पेंक्रियाटिक अमाइलेज निकलता है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो होगा वो भी यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे ड्यूडेनम में आ जाएगा और स्टार्च वगैरह को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। और नंबर 3 इसमें पेंक्रियाटिक प्रोटीएज है। पेंक्रियाटिक प्रोटीएज भी जो है यहाँ से होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा और आगे प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। तो ये तीन इसके जो मेन हार्मोन्स हैं, ये सॉरी इंजाइम्स हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लेना है एसिनर सेल्स का। तो ये इसका जो है ना, देखिए यहाँ से ये वाले जो सारे सिक्रेशंस हो रही हैं ये एक डक्ट के जरिए हो रही हैं और फिर यहाँ से आगे जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है। ये वाले सेल जो ये एंडोक्राइन में आते हैं, ये एंडोक्राइन इसका पोर्शन है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में तो कुछ मजीद बातें इसने बताई हैं। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है। हम जब खाना खाते हैं तो इंसुलिन निकलती है ताकि ग्लूकोज का लेवल जो है कंट्रोल में आ जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। ये क्या करती है, इंसुलिन जो है ना वो प्रमोट करती है ग्लाइकोजेनेसिस को। एंड व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? इट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी और ग्लाइकोजन हमारे जो है वो लीवर में जाके स्टोर होता है, मेन जो है वो उसमें ग्लाइकोजन जाके लीवर में स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा प्रमोट एक्सेस ग्लूकोज को जो है फैट में कन्वर्ट कर देगी। और जो है इंसुलिन जो है इनहिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, मतलब ग्लूकोज के मजीद बनने को ये रोकती है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो बनता है उससे उससे भी ये रोकती है। इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना। तो ये इसका मेन फंक्शन है। बाकी जो ग्लूकागोन है ये आपको पता ही है कि ग्लूकागोन जो है कब निकलता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ग्लूकागोन निकलेगा और जाके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ग्लूकागोन का फंक्शन है। तो ये सारा आप लोगों ने कर लेना। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आने का चांस है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में वो या एंजाइम वगैरह जो है ये वाले इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये आपके सामने किडनी के ऊपर होता है, कैप लाइक होता है। इसके दो पोर्शन है, एक को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक ये अंदर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर जो है एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी इसके और भी हार्मोन्स हम देखते हैं। इसके अंदर ना एंड्रोजन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ये भी इसमें से थोड़ी सी अमाउंट में निकलता है। टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा मेल में भी निकलता है और फीमेल के अंदर भी होता है। मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में बहुत थोड़ा सा ये निकलता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कौन से दो इसके कौन से हार्मोन्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के,
एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन इज प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल मेडुला इन द स्टेट ऑफ एमरजेंसी। एपिनेफ्रीन या जो है ना, जो एड्रिनल मेडुला की हम बात कर रहे हैं, जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसमें एपिनेफ्रीन या जो है नॉर एपिनेफ्रीन, इसमें एपिनेफ्रीन अकेला आएगा। एपिनेफ्रीन जो होगा या नॉर एपिनेफ्रीन भी यहीं से बनता है। ये दोनों जो है ये ये दोनों ही बनते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ये दोनों हार्मोन जो है वो निकलते हैं एड्रिनल मेडुला से, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं एमरजेंसी की स्टेट में। इसमें होता क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एपिनेफ्रीन ने नॉर एपिनेफ्रीन का जो है ना एग्जर्ट सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एपिनेफ्रीन क्या करता है, एपिनेफ्रीन को हम लोग एड्रेनालिन का नाम भी देते हैं। ये एक एमरजेंसी हार्मोन है, ये स्टेट ऑफ एमरजेंसी के अंदर निकलता है और आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक होता है उसके अंदर ये काम करता है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेटर है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का। ये ब्रोंकियल डायलेशन यानी कि जो आपका ब्रीथिंग रेट है, जो आपके ब्रोंकाई होते हैं उनमें उनको डायलेट कर देगा, सांस ज़्यादा अंदर जाएगा। और इसके अलावा जो है वो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल, जो आपके बॉडी के मसल्स हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, इनके जो मसल्स हैं लिम्स के अंदर या ज़्यादा ब्लड को भेजेगा, ताकि आप जो है किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएं ऑटोमेटिकली। जिस तरह आप अपने सामने कोई भी एमरजेंसी देखेंगे तो आप उसको रिस्पॉन्स करने के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, तो ये सारा रिस्पॉन्स जो होगा ये एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन करवा रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपके हार्ट को भी ब्लड जो है वो ज़्यादा भेजेगा, जिससे हार्ट जो है तेज़ तेज़ पंप करेगा, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपकी जो डाइजेशन है वो इससे रुक जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपको जो है किसी भी जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या उसको उसके साथ जो है वो डील करने के लिए प्रिपेयर कर देगा। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करता है और ये वैसो कंस्ट्रक्शन करवाता है। मतलब कि जो सारे ये काम करवाएगा ना, आपकी अगर जो है वो आई वॉल्स जो है वो अगर ओपन हो गई हैं, डायलेट हो गई हैं, प्यूपल्स आपके डायलेट हो गए हैं, या आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है, या आपका जो है ब्रोंकाई डायलेट कर रहे हैं, या आपकी जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है, वैसो डायलेशन हो गई है, तो ये सारा क्या कर देगा, उन तमाम चीज़ों को जो ये करवाएगा, ये उन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देगा, तमाम चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे ले आएगा और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो अपना काम करेगा। ठीक है, फिर है जी एड्रिनल कोर्टेक्स। अब ये एड्रिनल कोर्टेक्स जो है ये इसका आउटर पोर्शन है। क्या है, इसके अंदर कुछ हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये कोर्टिसोन एक हार्मोन रिलीज करते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एग्जांपल है कोर्टिसोन। ये क्या करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। और एक और हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, या आपकी इसकी एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, और ये बॉडी में ब्लड में मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये आपको पता होगा कि एड्रिनल कोर्टेक्स के कौन से दोनों ये हार्मोन हैं और क्या इनका फंक्शन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कंट्रोल बाय एसीटीएस, ये दोनों हार्मोन जो यहाँ से निकलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स से, इनको एड्रिनल कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएस जिसका जो है वो एब्रीविएशन है, ये इनको कंट्रोल करता है। ये इसके बारे में हम पिट्यूटरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर अंडर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिकल हार्मोन्स जो है, अगर ये हार्मोन्स कम बनेंगे तो इससे दो आपको डिजीज हो सकती है। इसमें पहले लिखा हुआ है अगर ये कोर्टिकल हार्मोन्स कम बनेंगे तो आपको एडिसन डिजीज हो सकती है। एडिसन डिजीज में क्या होता है, आपने इसको याद रखना है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लॉस ऑफ साल्ट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है आपको। ठीक है जी, और अगर जो है ये ओवर सिक्रेशन ऑफ जो है वो ये जो कॉर्टिकल हार्मोन है, अगर ये ज़्यादा बनेंगे तो इससे क्या होगा, कुशिंग डिजीज़ हो सकती है। इससे क्या होता है, इसमें एक्सेस ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा ब्रेक होगी, इससे आपके मसल्स वगैरह और बोन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारे का सारा आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ लगा होगा, आप इसको अच्छे तरीके से करें। स्टैंडअप के अंदर अगर आप इंशाल्लाह पहले 8 चैप्टर भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है। तो सिलेबस ठीक है, अगर आपको इस टाइम यहाँ पे पहले 12 के चैप्टर थे लेकिन अब उन्होंने 11 कर दिए हैं, यानी मतलब कि जो आपका ये सेकंड ईयर का सिलेबस है, ये चैप्टर जो है ना वो एवोल्यूशन से पहले पहले जो चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए तक, वहाँ पे तक इसको कर दिया गया है। एवोल्यूशन से पहले वाले चैप्टर वहाँ तक 11 चैप्टर इसका आपने करने हैं। तो अगर आप पहले आपसे पूरे कोशिश करें आप 11 के 11 करें, लेकिन अगर आपसे 11 नहीं होते तो पहले 8 चैप्टर आप लाजमी करें ताकि आपकी जो है वो स्टैंडअप में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।